और 6 करेंगे। क्वेश्चन 5 ये रहा। इसको थोड़ा इलाज करता हूँ। अब बढ़िया से दिख रहा है, देखो yes, तो। चलो अब पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है ये कुछ नहीं। ये कह रहा है इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिख रहा है आपको? ए बी जो है वो यस सर। बेस सी डी के पैरेलल है, ठीक है। एंड एंगल ए पी क्यू ये 50 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल पी आर डी ये 127 है। तो आपको एंगल एक्स एंड एंगल वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना है ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? yes sir, I सबको आई समझ में? ध्यान से देखो और बताओ, x प्लस वाई 127 डिग्री लिखा गया, ये सही है या गलत है? बताओ। सही है रीजन सही है बताओ क्यों सही है? सर, क्योंकि ट्रायंगल के अगर दो एडजेसेंट साइड्स एंगल्स का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के सम इक्वल रहता है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसको और कैसे प्रूव किया जा सकता है कि ये वाला एंगल बता दो कितना होगा? 180 माइनस 127। 180 माइनस 127, तो ये 53 डिग्री होगा मेरे ख्याल से, होगा? yes sir, अच्छा अब रफ में कर लेते हैं हम लोग। x प्लस वाई प्लस 53 डिग्री कितना होगा? x प्लस वाई प्लस 53 डिग्री कितने होंगे? 180। और 180 तो यहाँ से मैं वापस से लिख सकता हूँ x प्लस वाई 180 माइनस 53। तो yes x sir, प्लस वाई की वैल्यू वापस से 127 आ गई। तो यहीं से आता है ये जो हम कहते हैं ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये इसी कॉन्सेप्ट से आता है। तो आप देख लो, आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 127 डिग्री आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा अब बताओ कि ये एंगल 50 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 50 क्यों? 50 क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। तो यहाँ लिखा एंड एंगल ए, इसको चलो रीजन ऊपर भी लिख देते हैं ना, ताकि जब तुम पढ़ो तो याद रहे स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। क्या रीजन है? रीजन है कि एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of interior opposite angles. opposite interior angles, exterior angle is equal to sum of opposite interior angles। ठीक है, याद रहेगा ये स्टेटमेंट, इसको कभी भूलना नहीं। अच्छा अब लिखा एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। देख लो, एंगल ए पी क्यू एंगल पी क्यू आर के बराबर है। रीजन,
वही जो अभी डिस्कस किया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एंगल ए पी क्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 50 50 डिग्री दे रखा है। और एंगल पी क्यू आर x। एक्स। तो यहां से हमने एक्स को लिख दिया 50 डिग्री, इक्वेशन 2, ठीक है, लिख सकते हैं। yes sir अब इस एक्स को इक्वेशन 1 में रख दो, तो क्या लिखा? नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या बचेगा? x प्लस वाई 127 है, तो क्या बचेगा? 50 प्लस plus y वाई, is 1। है ना, plus y is equals to 127। 127. Y is equals to 127 minus 50. ऐसा आ गया। 77. दिस इज योर आंसर, Yes है ना। sir. देख लो, मुश्किल था? No sir. देख लो, आसान। है ना। x की वैल्यू तो सीधे ही दिख रही है 50 डिग्री, और x प्लस वाई दिख रहा है सीधे आपको 127 डिग्री। तो आपने वहां से जल्दी से y की वैल्यू निकाल ली, हो गया काम खत्म। यही दोनों निकालना भी था, x एंड y। तो बताओ भाई, ठीक है आगे बढ़े या इसमें कोई दिक्कत है? देख लो एक बार, नोट करना है तो नोट कर लो, वेट कर रहा हूँ मैं। हो जाए तो बता देना। सर हो गया। हो गया, चलो। Yes sir. चलो फिर अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6.1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इसको आप ध्यान से देखना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes sir दिख रहा है। देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ये कहना क्या चाहता है। वैसे इसका डायग्राम हम फिर से बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये क्वेश्चन, पर पढ़ लो अभी क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यानी PQ एंड RS दो मिरर्स हैं जिनको एक दूसरे के सामने रखा गया है और वो पैरेलल है। इसका मतलब क्या होता है? एक मिरर का ये ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये रफ सरफेस है। नहीं, नीचे वाला। ये जो नॉन वो रिफ्लेक्टिंग polished सरफेस है। है। अगर आप और किसी के घर में ड्रेसिंग टेबल है क्या? Yes sir. देखा है? ड्रेसिंग टेबल कुछ इस टाइप का होता है, देखा है? Yes sir. ऐसा कुछ होता है। तो ये क्या होता है? मिरर है। इसके पीछे लकड़ी का कुछ होता है, पीछे साइड में लकड़ी होता है ना, आगे शीशा पीछे लकड़ी। तो जो लकड़ी है वहां पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता। वैसी चीजों को दिखाने के लिए ऐसा यूज करते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिव। तो इसको लिख लो, ये जो ऐसे बनाते हैं इसका मतलब है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। छोड़ो, इसको अच्छे से लिख दूंगा मैं बाद में, ना इसमें आ नहीं रहा। तो इसको क्या लिखा? नॉन रिफ्लेक्टिंग
सरफेस ऑफ अ मिरर। याद रहेगा, यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये है। तो अब देखो PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। एक रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर पर इंसिडेंट हो रही है पॉइंट B पर, और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। यानी कि ए से तुमने टॉर्च जलाया, मान लो टॉर्च है तुम्हारे पास, टॉर्च जलाया तो लाइट मिरर पर बी पे टकराई, टकराने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट होकर के सी पर टकराई सामने वाले मिरर में, फिर सी से टकरा करके आगे बढ़ी, है ना, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD। कह रहा है आपको कि AB और CD को पैरेलल प्रूफ करो। तो AB और CD क्या है, लाइट है ना, ये रेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, या क्वेश्चन यस समझने सर। में कोई दिक्कत है? एक Yes, मान लो sir. आपके पास एक टॉर्च है, आपने आईने पर टॉर्च को दे मारा तो वो जाकर के टकराएगा मिरर से, मान लो वो पॉइंट B है, तो B से टकरा करके लाइट वापस आएगी। वो कैसे आ रही है, पाथ BC से, और सामने अगर मिरर आपने रखा है RS तो जाहिर सी बात है RS से फिर से वो लाइट टकराएगी पॉइंट C पर, और फिर टकरा करके वो चली गई, उसका पाथ है CD। तो AB और CD जो लाइट के पाथ हैं, इनको हमें पैरेलल प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया, तभी हम सॉल्यूशन कर सकेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी नहीं है तो बता दो। नहीं है सर कोई डाउट। ठीक है, तो इसको हम एक अलग से डायग्राम बनाते हैं। सर हाँ बोलो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो मैं ऐसा करता हूँ, डायग्राम से बताता हूँ तुम्हें, है ना, नए डायग्राम से यस बताता हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। ये हमारा पहला मिरर है, ऐसा, है ना। इसका नाम आपने दिया है, इसको ये ग्रीन है तो ग्रीन ही रहने दिया। इसका नाम अपन ने दिया है PQ। ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है। इसके सामने हम एक और मिरर रखते हैं, जस्ट इसके सामने और इसके पैरेलल, ठीक पैरेलल। इसका नाम मैंने दे दिया RS। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसका नाम है पॉइंट A। मैं पॉइंट A पर खड़ा हूँ, मेरे पास एक टॉर्च है, तो टॉर्च से मैंने आईने की तरफ, मिरर की तरफ लाइट मारी, है ना, टॉर्च ऑन किया तो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ, जाएगी। यस सर जाएगा। तो जहां पर वो मिरर से टकराती है उसको हमने क्या बोला, पॉइंट B। ठीक है, अच्छा, अब B से टकरा करके वापस किधर जाना चाहिए लाइट को, रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो सेकंड मिरर पे, सेकेंड RS मिरर पे पर। जाना चाहिए। तो उसको आप कह रहे हो कि ऐसे जाना चाहिए क्या, Yes, sir. यस सर। तो इसका नाम होगा C मान लो। अच्छा, अब इससे टकरा करके वापस अब कहाँ जाएगी लाइट, PQ की तरफ। फर्स्ट मिरर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, अब यानी वापस ऐसे जाएगी। अच्छा, वापस इधर से जाएगी या इधर से जाएगी, कैसे जाएगी, राइट से या लेफ्ट से, राइट से। राइट से, तो ऐसे जाएगी। मान लो यहाँ तक गई, आगे जाएगी लेकिन हम आगे नहीं देख रहे हैं, यहीं पर रुक गए, इसको हमने D बोला। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आ गया। यस सर। प्रूफ क्या करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, समझ में आ गया, दिख गया, ठीक। तो ये Yes, बताओ, sir. यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ऐसे,
तो ये अगर एंगल थीटा है तो इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है, ये क्या होगा? जब वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक लॉस है, ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल। अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स पता होना चाहिए था, है ना, थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स पता होना चाहिए। क्या यस होता सर, है 8 में पढ़े थे है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल इज ऑफ इक्वल टू इंसिडेंस एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर ध्यान से देखो, पॉइंट सी पर, यहाँ पर भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ ऐसे, ध्यान से देखो ऐसे। ये मान लो बी डी ई है ना, मान लो, चलो इसको भी जेड से कर दिया है। इस पॉइंट का नाम मैंने ई रखा और इसको मैंने रखा एफ। तो बीई और सीएफ में आपको कुछ लग रहा है, कुछ कॉमन या कुछ रिलेशन? पैरेलल है। सर नॉन पैरेलल। पैरेलल होंगे क्या बीई और ईएफ? यस सर, होंगे। होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं पैरेलल लाइंस के, दोनों है ना, 90 डिग्री है। दोनों परपेंडिकुलर हैं और सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं दोनों। तो बी और सी एफ पैरेलल होंगे। तो यस अगर सर। ऐसा है तो अब देखो बीसी लाइन जो है वो यहाँ पर आ रही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सर थीटा। थीटा, वेरी गुड। और ये एंगल फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी थीटा। ये थीटा। वो भी थीटा। तो एंगल एबीसी को देखो, एंगल एबीसी कितना हो गया? इज इक्वल टू BCD। 2 थीटा हो गया क्या एंगल एबीसी? यस सर। और एंगल बीसीडी? वो भी वो 2 भी थीटा। 2 थीटा। तो ये ऐसा है क्या कि दो लाइंस हैं, इनको एक लाइन काट रही है और ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम हो गए तो दोनों लाइंस पैरेलल हो गई क्या? यस सर। यस। इसमें कोई डाउट है तो पूछो अभी, कि ए बी और सी डी को हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सर थीटा क्या होता है? थीटा तो एंगल है, ऐसे जैसे एक्स होता है ना, एक्स वाई जेड, वैसे ही एंगल के टर्म्स में थीटा, अल्फा, गामा, बीटा, जीटा, डेल्टा ऐसा लिया जाता है, लिया जाएगा। आपको आगे चल करके यूज टू हो जाओगे। थीटा नहीं समझ में आ रहा तो उसको एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। ये ग्रीक वर्ड से, ग्रीक अल्फाबेट से उसको हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। यस तो सर। तो ये प्रोसेस समझ में आया, इसको भी हम लिखेंगे भी, लेकिन ये समझ में आया प्रोसेस कैसे किया गया? यस सर। देख लो एक बार, ध्यान से देख लो कि ए बी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी मतलब इंसिडेंट रे। तो एंगल ए बी ई एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा। और फिर बी सी क्या है आपका, पहला रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो वो एंगल भी थीटा हो जाएगा। फिर पॉइंट सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सी एफ, तो एंगल बी सी एफ वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हमको पता है, सरफेस के नॉर्मल ही हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है। यही पढ़ा है ना कि किसी भी सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो बी सी एफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और वो भी थीटा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो एफ सी डी भी थीटा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी बराबर हो गए। और ये आपको जेड जैसा दिख रहा होगा शेप, अगर थोड़ा टिल्ट होकर के देखो, थोड़ा तिरछा होकर देखो, तो ए बी सी डी एक जेड की तरह दिख रहा है, जिसके कोने वाले एंगल्स बराबर हो गए, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं और बी सी ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसको एक बार अच्छे से देखो और बताओ समझ में आया क्या? सर आ गया। सभी को आ गया भाई, पक्का? यस सर। ठीक है, चलो इसको फिर हम फॉर्मली लिखते भी हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में सिर्फ यही करके आ जाएंगे और हमको फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमें बताना पड़ेगा कि हमें फिजिक्स आती है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे हम कंस्ट्रक्शन,
ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, ड्रॉ बीई, यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह नॉर्मल लिख देना है ना, थोड़ा ज्यादा फिजिक्स टाइप लगेगा। बीई नॉर्मल टू द मिरर PQ and CF normal to RS, normal to the mirror RS। ठीक है, अब इसको देखने के बाद सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि इसको फिजिक्स आती है, वो परपेंडिकुलर की जगह स्पेसिफिकली नॉर्मल की बात कर रहा है। यहाँ पर प्रूफ में आते हैं, सिंस PQ is parallel to RS and BE is perpendicular to PQ and CF is perpendicular to RS, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर लेंगे, दिस इंप्लाइज BE is parallel to BE is parallel to CF। ये हमने कंक्लूड कर लिया, ठीक बात है। देख लो ऊपर, BE is parallel to CF, ठीक है ना। अब देखो, अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो यहाँ पर। फॉर मिरर PQ और इधर हो जाएगा फॉर मिरर RS। ऐसे, और जो जो है वो लिख दो, क्या क्या है, इंसिडेंट रे AB, रिफ्लेक्टेड रे BC, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा मान लो या कुछ भी मान लो, एंगल ABE विच इज इक्वल टू थीटा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल EBC विच इज इक्वल टू थीटा। सही लिखा है मैंने, देख लो क्या क्या लिखना है। इंसिडेंट रे AB हो गया, रिफ्लेक्टेड रे BC हो गया, ABE आपका इंसिडेंट रे है थीटा, और EBC क्या है, रिफ्लेक्टेड रे थीटा। यहां तक सही है। अब आ जाओ दूसरे मिरर के लिए, इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा इसमें, BC, रिफ्लेक्टेड रे DC, रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, DC या CD, CD हो जाएगा, है ना। इंसिडेंट मतलब जो उसकी तरफ आ रहा है, CD जो उससे दूर जा रहा है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस BCF, एंगल ऑफ इंसिडेंस angle BCF which is equal to theta, and angle of reflection FCD which is equal to theta, FCD which is equal to theta. So this implies
क्या आ जाएगा आपका एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। दिस implies angle ABC is equal to angle BCD. Therefore, AB is parallel to CD with BC as transversal. Proved. हो गया ये, बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें? स्टेप बाय सर स्टेप। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेंशन नहीं करेंगे? हाँ वो एक ही बात है, ट्रांसवर्सल लिख दिया, नहीं तो फिर यहाँ पर यहाँ लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कर दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी विथ बी सी एज ट्रांसवर्सल। समझ में आ गया सभी को? बातें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लंबी चौड़ी है, लेकिन है कुछ भी नहीं। आप देख सकते इसी डायग्राम में ही हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया था, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? देखो नो सर। चलो, तो अब इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में एक दो एग्जांपल्स भी थे, उसको भी हम देख लेते हैं। वो भी सिंपल ही है, इसको देख लो जरा। सर इसका आंसर लिखना है, 1 मिनट इसको ऊपर नीचे कीजिए। एक लिख लो। सर और नीचे बता देना कहाँ तक करना, ठीक है? सर थोड़ा सा और नीचे। बस हो गया। हो गया यहाँ तक? नीचे करूँ अब, मतलब ऊपर करूँ? यस चलो यस यहाँ से लिख लो, हो जाए तो बताना। सर हो गया ये। अच्छा, ये लास्ट स्टेप्स लिख लो। सर हो गया। हो गया, चलो गुड। यस सर। चलो तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम्पल में जो है। चलो इसके सॉल्यूशन को हम मिटा देते, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। आप मुझे बताना, इसको हम वर्बली करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ये क्या कह रहा है देखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना ए बी और ये सी डी पैरेलल है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। इसका मतलब तीनों लाइंस पैरेलल हैं, मान लिया जाए, बताओ? यस ठीक है, तो अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। 90 और ये एंगल पूरा 90 तो z प्लस 55 कितना होगा? 90। तो यहाँ से z की वैल्यू 90 माइनस 55 कितनी? 35 डिग्री आ गई। यस सर। यस सर। मुश्किल है या आसान था ये z निकालना? आसान। आसान था। अच्छा, फाइंड क्या क्या करना है? x y z। अच्छा ये बताओ, हाँ बोलो।
Z is equals to y होगा? नहीं, कभी नहीं। ये अगर ऐसा होता ना, ऐसा होता, तब ये बचा हुआ एंगल इक्वल टू ये वाला हो जाता है ना। ओके सर। अब ये देखो, इसको देखो, डीई को देखो ध्यान से, डीई जिसको मैं पेन से कर रहा हूँ इससे, और ये लाइन पैरेलल है। यस सर। है ना, ये पैरेलल है। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है? 180। 180। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल का सम 180 होना चाहिए? 55 प्लस y। 55 प्लस y 180 होना चाहिए। तो y की वैल्यू 125 180 माइनस 125 आ 125 गई। अच्छा, अब x और y के बारे में क्या ख्याल है? तो 125 वो भी हो जाएगा corresponding angles। Corresponding angles, very good. तो therefore x is also equal to 125 degree। क्यों भाई? corresponding angles। मुश्किल था क्या ये? आसान